नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत का तीसरा पाठ ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। और उसके बीच में हमने प्यारे बच्चों पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में हमने ये जाना कि कंपनी को जब बंगाल की दीवानी मिल गई तो कंपनी को क्या लाभ हुआ, कंपनी की आमदनी बढ़ गई। परंतु इसी बीच एक बड़ी घटना ये हो गई कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे आर्थिक संकट में आ गई और कई कारीगर काम छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें ज़बरदस्ती बेचनी पड़ रही थी और लगान नहीं दे पा रहे थे। और एक फिर प्राकृतिक आपदा आ गई। सन 1770 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा जिससे लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। अब अंग्रेज़ों को लगा कि थोड़ा सुधार किया जाए और हमने पिछली वीडियो में ये जाना कि चार्ल्स कॉर्नवालिस के समय में 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया और इसके बाद एक महालवारी व्यवस्था लागू की गई जिसको करने का श्रेय हॉर्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज़ को जाता है। इसके बारे में हमने विस्तार से जाना। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि कुछ इलाकों में दक्षिण भारत के जो इलाके ब्रिटिश नियंत्रण में थे वहाँ स्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था की गई और उसको नाम दिया गया रैयतवारी। अब रैयतवारी क्या है, रैयत किसे कहते हैं बच्चों? रैयत होते हैं किसान। वहाँ पे रैयत शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? किसानों के लिए। तो वहाँ कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, जो टीपू सुल्तान थे, मैसूर के शासक थे, उनको हरा दिया हुआ था और उनके जो इलाके उनके कब्जे में थे। युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। और टॉमस मुनरो, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये चित्र भी है, मद्रास का गवर्नर है ये टॉमस मुनरो। तो इसने कैप्टन रीड की सहायता से इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यही व्यवस्था लागू कर दी। अब ये व्यवस्था क्या थी? रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। पहले क्या करते थे? जमींदारों के माध्यम से बंदोबस्त होते थे। उन्होंने बोला किसान मतलब रैयत, इनसे ही हम बंदोबस्त करेंगे क्योंकि वही पीढ़ियों से इन ज़मीनों पर खेती करते आ रहे हैं। और राजस्व का आकलन से पहले उन्होंने खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण करवाया। उन्होंने बोला किया जाना चाहिए, करवाया। मुनरो का मत था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। मत तो उनका सही था, परंतु सब कुछ ठीक नहीं था। अब क्यों ठीक नहीं था? क्योंकि नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। समस्याएं क्या थी? ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। मतलब बेशक बंदोबस्त किसानों के साथ किया गया था, परंतु बीच में राजस्व अधिकारी थे, उनका काम था राजस्व इकट्ठा करना। वो मुनाफा कमाने के लिए बहुत अधिक टैक्स लगा दिए। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव के गांव वीरान हो गए। जो आशावादी अफसर थे उनको लगता था कि नई व्यवस्था से किसानों को फ़ायदा होगा और वो संपन्न उद्यमशील किसान बनेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों, हमने जो अब तक जो पूरा पाठ पढ़ा है उसकी एक बार दोहराई कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने जाना पाठ का नाम ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, और इसमें कंपनी दीवान के रूप में आई। कब आई? 17 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। और ये कब हुआ था? जब मीर कासिम हार गया था बक्सर की लड़ाई में। उसके बाद मुगल शाहों ने, जिनके पास भी हुकूमत गई, उन्होंने क्या किया? बंगाल का दीवान अंग्रेज़ों को ही बना दिया। परंतु 1770 में पड़े अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी समाप्त हो गई। मतलब बहुत बड़ा धक्का लगा था।
ये अभी हम मोटे तौर पे सिर्फ दोहराई कर रहे हैं। हमने स्थायी बंदोबस्त पढ़ा, इसको जल्दी जल्दी से जानेंगे। 1793 में लागू हुआ। राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा दिया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया था, राजस्व हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आज जो राजस्व रहेगा वही आने वाले सालों में भी रहेगा। ये इसमें एक खास बात थी स्थायी बंदोबस्त में, और यही सबसे बड़ी कमी भी बनी। जमींदारों ने, ये विफल होने का कारण, जमींदारों ने भूमि सुधार पर खर्च नहीं किया। राजस्व अधिक होने से जमींदार इसे चुका नहीं पाते थे, तो उनकी जमींदारी चली जाती थी। और यदि कहीं कमाई बढ़ी भी तो उससे कंपनी को फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों फ़ायदा नहीं हुआ? क्योंकि राजस्व हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था। और बच्चों, फिर हमने पढ़ा महलबाड़ी बंदोबस्त। ये कहाँ लागू हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में होल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। उन्होंने क्या किया? पूरे अनुमानित राजस्व को जोड़कर ग्राम समूह बनाए, महाल बनाए। मतलब उन्हें कहा गया महाल। जो मैंने कहा था, ये शब्द आज भी हमारे पटवार सर्कल्स में यूज़ होता है। और फिर राजस्व का हिसाब लगाया गया। राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, जो यहाँ पे कमी थी कि राजस्व को हमेशा के लिए तय कर दिया, परंतु उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। और राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जो जिम्मा था वो जमींदार की बजाय मुखिया को सौंप दिया गया। परंतु ये भी एक कमी बनी बाद में। बच्चों, जहाँ स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था, वहीं महलबाड़ी व्यवस्था 1822 में लागू हुई थी। और आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा, मुनरो व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था, बच्चों यह दक्षिण भारतीय इलाकों में लागू थी। और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के जो इलाके जीते थे वहाँ पे लागू की गई थी। टॉमस मुनरो ने इसे पूरे दक्षिण भारत में लागू करवा दिया। और इसमें क्या था? सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व का बंदोबस्त सीधा किसानों के साथ, रायतों के साथ तय किया जाता था। और मुनरो का यह मानना था कि अंग्रेजों को पिता की तरह किसानों की रक्षा करनी चाहिए। विचार तो अच्छा था, परंतु ये सारी व्यवस्थाएं चलती थी कुछ जमींदारों के सहयोग से और कुछ राजस्व अधिकारियों के सहयोग से। तो हर वो कड़ी जो बीच में हुआ करती थी वो अपने मुनाफे के लिए गरीब व्यक्ति का शोषण ही करती थी। इससे बहुत अधिक किसान खेती बाड़ी छोड़ चुके थे, शहरों की ओर रुख कर चुके थे, उद्योग धंधों में लग पड़े थे, दिहाड़ियों पे लग पड़े थे। तो इससे कृषि व्यवस्था को भारी नुकसान भी हो रहा था। तो बच्चों, आज इतना ही पढ़ते हैं। कल जानेंगे यूरोप के लिए फसलें और नील विद्रोह और नील की खेती की मांग, भारतीय नील की मांग क्यों थी, इस बारे में डिटेल से कल जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।